जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ साहब लंदन में उन्होंने एक तवील एक उनकी गुफ्तगू जो है वो वहाँ मीडिया पर्सनस के साथ इंटरव्यू टाइप कह लें, वो आज वो रिलीज़ की गई, मुख्तलिफ चैनल्स पे है वो दिखाई गई। और मेरा ख्याल है, मैं उनका देख रहा था, लाइव नहीं थी, रिकॉर्डेड थी, और बाद में डेफिनेटली उसको उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करके जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया है और वो लोगों तक पहुंची है। खैर फेयर एनफ, अब उसको सुन के मुख्तलिफ उस पर बात हो सकती है, जो मेरा ख्याल है जिसके लिए मैं आज आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई मियाँ साहब की बातें नई नहीं है। मैं खुद भी 2006-07 में मैं वहीं पर लंदन में रहा हूँ, रिपोर्टिंग की है वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं। मैं था, अरशद शरीफ साहब थे, ज़ियाउद्दीन साहब थे, और हमारे दोस्त अज़हर जवेद थे, और भी वहाँ पे लंदन में उस वक्त होते थे, जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जाके ड्यूक स्ट्रीट में इनका दफ्तर होता था। उस वक्त जनाब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो उसमें एग्जाइल में थे या यहाँ से डील करके वो चले गए थे। तो यही गुफ्तगू सो मेरे लिए कोई इसमें कोई टू बी फेयर अगर मुझसे पूछें कोई नई बात नहीं थी। उस वक्त मियाँ साहब के बदल हफ्ते में 1-2 दफ़ा मुलाकात हो जाती थी, हम सारे जाते थे साहब ज़रा। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहब भी वहीं पे आती थी, अजमेर रोड पे रहमान मलिक साहब के घर में, इधर से यहाँ पे ड्यूक स्ट्रीट में इनका दफ्तर होता था। बड़ी रौनक लगी रहती थी मुशर्रफ साहब के दौर में वहाँ पर। तो उस वक्त भी ये मिलती जुलती गुफ्तगू होती थी, और यही बताया जाता था कि कैसे वो जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे जनाब मुशर्रफ ने उनको टॉपल किया, उनकी फैमिली के साथ ज़्यादतियाँ की गई, उनको जेल में डाला गया, वो प्राइम मिनिस्टर थे, हथकड़ियाँ लगाई गई, ट्रायल हुआ, उनको दहशतगर्द के तौर पर उनको साबित किया गया। फिर उनकी फैमिलीज़ की वो तकालीफ जो सऊदी अरेबिया में वो बताते थे, सारी चीज़ें जो हैं मियाँ साहब वो आके उनको रिकाउंट करते थे। सो ज़्यादा कोई सीन बदला नहीं है मियाँ साहब की अब की जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है। अब थोड़े से करैक्टर बदले हैं, बाकी अदरवाइज़ 19-20 वाक़यात जो हैं वो वही हैं। सो कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं, खैर उनके हामी कह सकते हैं कि जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में भी उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुए, गलत काम किया गया, एग्जाइल पे मजबूर किया गया। आप भी उनके हामी कह सकते हैं कि जनाब मियाँ साहब जो हैं हर दफ़ा डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने, तो फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है उन पर दबाव डालती है, अदालतों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, ट्रायल के ज़रिए उनको डिसक्वालीफाई कराएगी, जेलों में डालेगी, और फिर उनको बाहर भेज दिया जाता है। सो ये उनके हामी ये भी उसमें बात करेंगे, वो कहेंगे कि जनाब के मियाँ साहब जो हैं हर दफ़ा वो जमहूरियत के लिए टक्कर लेते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है या उनको एग्जाइल जाना पड़ता है। ये उनके हामियों का मेरा ख्याल है एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो जिस पे बिलीव भी रखते हैं। वो आप में से बहुत सारे लोग होंगे। 2-4 चीज़ें हैं आज। एक तो ये जो मेरा इंप्रेशन था, मैं 3-4 सवालात जो उठाना चाह रहा हूँ जिस पे ये मुख्तसरन सी बात करेंगे। एक तो ये है कि आज लगा है कि शायद वो उनको नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए राह हमवार जो है ना वो की जा रही है। लिहाजा जब आखिर पे एंड होने लगी है तो उन्होंने कहा जनाब के नवाज शरीफ साहब जो हैं चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने खुद भी इंशाल्लाह कहा, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा। मतलब ये है कि अगला इलेक्शन जो आके नवाज लीग लड़ेगी, अभी से वो कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब की उस पर स्ट्रेंथ पर आके लड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब का मुकाबला जो है तो पहले समझा जाता था शायद मरियम नवाज करेंगे, लेकिन लगता है पिछले ज़िमनी इलेक्शन में जो पंजाब में हुआ है तो मरियम नवाज साहबा का क्रिज्मा जो है वो शायद ज़्यादा नहीं चला। तो अब नवाज शरीफ साहब को लाना पड़ेगा कि वो आएँ और आकर इमरान खान साहब का उनका मुकाबला करें और चौथी दफ़ा वो जो है वज़ीर-ए-आज़म बने। ये बात उस पर क्लियर नज़र आई। 2-3 चीज़ें जो मुझे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बड़ी वो इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो ये है कि यहाँ विक्टिम कार्ड जो है ना वो प्ले किया जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की हमारी साइकी है, हमारा मिजाज है, अच्छा ही कहेंगे कि लोगों को ये फील हो कि ये मजलूम है, इनके साथ ज़्यादती हो गई, इनके वालिदैन के साथ हुई है, बच्चों के साथ हुई है, जेलों में जाना पड़ गया है, इनको फांसी लगना पड़ गया है, गोलियों से मार दिया गया है, या इनको तकालीफ हुई हैं। तो हमारे क्लासेस हैं हमारे मुल्कों में, वो उनके साथ सिंपथाइज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको यूरोपियन कल्चर में नज़र नहीं आती। वो उनकी परफॉर्मेंस पे जाते हैं, उनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन को सामने रख कर अपनी राय बनाते हैं। लेकिन हमारे जैसे खित्ते जो हैं यहाँ पर इसमें लोग जो हैं वो इस एलिमेंट को ज़रूर देखते, सिंपथी एलिमेंट जो है वो ज़रूर डोमिनेट करते हैं। बंदे ने कितने ही क्राइम्स उन्होंने क्यों ना किए हों, साबित भी हो चुके हों, लेकिन इवन देन लोगों को फील हो कि नहीं जनाब कि ये तो मजलूम है। जैसे भुट्टो साहब को देख लें, फांसी लग गया तो आज तक उनकी ये बात जो है उनकी पार्टी भुट्टो साहब का खा रही है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब असैसिनेट हूँ तो पार्टी में मज़ीद उनको थोड़ा सा वो हो गए, एक उनका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट हो गया कि भुट्टो फैमिली जो है इनके साथ ज़्यादती हुई है, फांसियाँ लगी, असैसिनेशन हुई है, और उनके ब्रदर्स वगैरह मुर्तज़ा शाहनवाज वो भी सारी चीज़ें आगे साथ में उनको अच्छी खासी सिंपथी मिली है। नवाज शरीफ साहब की आज आपने सुन ली है, कोई नई बात नहीं है, जैसे मैंने कहा पहले भी हम सुनते रहे हैं। वो इस पर भी आगे फर्दर में बात करता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है, कितना
कितना फ़ायदा होता है। इमरान खान साहब, आप कहेंगे इमरान खान साहब ने कभी विक्टिम कार्ड या इस तरह की चीज़ें नहीं प्ले की, वो भी करते हैं और वो हमदर्दी वो भी समेटते हैं, और अपनी अपनी वालदा के हवाले से जो उन्होंने उनका कैंसर हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया वो आज भी अपनी तकरीरों में बताते हैं, अपनी सफरिंग हैं, अपनी मुश्किलात हैं, उनको आके उनको कैश करवाते हैं। उनकी किताब अगर आप अगर उनका पढ़ें मई पाकिस्तान, तो उसमें पूरा चैप्टर है कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है इन्हीं शरीफ उन्हें कैसे मुश्किल कर दी थी, स्कैंडल्स लेकर आए। जमैमा खान जो उनका ख्याल था, उनका घर तोड़ने में इसका शरीफ फैमिली का बड़ा हाथ था। उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि मेरे साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हैं, क्या क्या जुल्म किए गए और कैसे कैसे हुआ। सो विक्टिम कार्ड जो है यहाँ पे सेल करता है, पाकिस्तान में बड़ा अच्छे तरीके से सेल करता है। और इसीलिए अगर आप उनकी देखें नवाज शरीफ साहब की, मैं यकीनी तौर पर इंसान के तौर पर उनके साथ हमें अगर सिंपथी है, ख़ुद वो मुश्किलात में से यकीनन गुजरी हैं। मरियम नवाज साहबा गुजरी हैं, उनके पेरेंट्स की उनकी डेथ मियाँ शरीफ साहब की पहले हुई, वहाँ उसमें हुई, उसमें जद्दा में हुई, फिर उनकी वालदा साहबा का हमने देखा, फिर कलसूम साहबा का हुआ, और उसमें ज़्यादतियाँ भी की गई डेफिनेटली तौर पर, जो मीडिया ट्रोलिंग वो की गई है। और स्पेशली मेरा ख्याल इस पर ये PTI के ट्रोल जो थे उनको जो ब्लेम लेना चाहिए कि उन्होंने उनकी बीमारी के हवाले से बहुत सारे उनके बड़े बड़े सीनियर लोग थे, आम लोग भी नहीं थे, मतलब सीनियर पार्टी के लोग थे, वो मजाक उड़ाते थे। और उन्हें आखिर वो जो बात वहाँ नवाज लीग से की जाती थी कि साबित करने के लिए कि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनको मरना पड़ा है, फौत होना पड़ा है बंदे को, फिर ये यकीन करते हाँ जी वो वाकई वो बीमार थी या नहीं थी। सो उन दिनों मुझे याद अच्छा खासा इन चीज़ों पर इनको रिडिक्यूल किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी भी लीडर को वो करना चाहिए, विक्टिम कार्ड या अपनी पर्सनल सफरिंग्स जो हैं उनको कैश करवाना चाहिए? लोग कहेंगे बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन मेरा एक और इस पे व्यू है। नवाज शरीफ साहब जो है खुद, जैसे आज वो कंप्लेंट कर रहे थे, मतलब इदारों से की है, उस पर उनको अदालतों से शिकायत है, इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है, लेकिन यही काम वो अपने दौर में भी करते थे। वो जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, जब वो कह रहे थे कि मुझे मेरी वालदा मिलने के लिए आई हैं, और जो उन्होंने सारा कुछ तकलीफ़ दे, उन्होंने अपने अपने वाक़यात सुनाए, मरियम नवाज साहबा वाले उन्होंने बताया जेल में, डेफिनेटली बेटी का साथ जेल में जाना मुश्किल काम होता है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी ऐसी पिक्चर्स आती थी, जब जरदारी साहब जेल में होते थे, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एक पिक्चर है कि जेल में बैठी हुई, जेल के गेट पर वो मेरे ख्याल बख्तावर और बिलावल को साथ लेके ये छोटे छोटे बच्चे बाप से मिलने के लिए, ये इन्हीं के दौर में हो रहा था। फिर इनके दौर में आपको याद होगा अदालतों के आज वो शिकायत करते हैं, तो ये फिर जब आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने सज़ा दिलवानी थी, तो आपको याद होगा या सैफुर रहमान की मशहूर ज़माना काल जो है जस्टिस कयूम मलिक को की गई थी, शहबाज शरीफ साहब को की गई थी। तो अदालतों को इस्तेमाल करने वाला तरीका जो है वो तो सारा शरीफ फैमिली ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि मुखालफों को हमने सज़ाएँ कैसे दिलवानी और इनका जीना हराम कैसे करना है। और उनके दौर में सहाफ़ियों पर बगावत के पर्चे होते थे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता, सख्त वो एक्शन भी लिए जाते थे। और दूसरी तीसरी बात ये है कि वो मान लिया कि वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहीं पर खड़े हुए, मतलब डान लीग से ही, डान लीग्स पे किसने इंक्वायरी करवाई? इन्होंने खुद इंक्वायरी करवाई, वजारत ये दाखिला थी उस वक्त, इन्होंने इंक्वायरी आर्डर की, जिसमें इन्होंने मिलिट्री के ब्रिगेडियर्स डाले थे ISI के और MI के, और उसके सामने अपने मिनिस्टरों को इन्होंने पेश करवाया, उनकी इंक्वायरियाँ करवाई, और उसको जर्नलिस्ट भी पेश करवाए थे। तो उस वक्त डट जाते जी डान लीग्स पे। बाद में तो आपने इंटरव्यू दिया सीरियल को वहाँ पर मुल्तान बुला के, वंस यू वर आउस्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आपने फिर वही बातें दोहराई। आप उस वक्त डट जाते जब प्राइम मिनिस्टर थे कि नहीं बताते कि जनाब हाँ वाकई ये मसला है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे प्रॉब्लम कर रही है नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से। उस वक्त तो आपने बाकायदा डान अखबार के खिलाफ आपने लेटर लिखे, उनको अच्छी खासी थ्रेट्स किया गया, सीरियल पे मुकदमा किया गया, और उस पर चैनल्स पे, और आपको याद होगा फिर अखबारात पे। आप तो उस वक्त वहाँ स्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े थे कि ये ठीक कह रहे हैं, और आप लोगों ने कैसे खबरें छापी हैं और क्यों किया है। 2 वज़ीर आपने अपने फारग कर दिए, आपको याद होगा। आपके मातहत जो थे उन्होंने आपके ट्वीट्स को, उन्होंने आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को आपने रिजेक्ट किया, आपने फिर भी किया। अच्छा, आप उस पर समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से वो हुई थी, JAT बनी थी, तो आप डट जाते। उस वक्त आप ये खड़े हो सकते थे, आप पूरी फैमिली के साथ आप लोग अपेयर हुए हैं, वहाँ पे गए हैं, बयानात हुए हैं, चीज़ें हुई, एग्जामिनेशन हुई है। कोई और होता कोई प्राइम मिनिस्टर, उसको डट जाना चाहिए था जनाब कि मैं अपने मातहतों के आगे नहीं जाता। आप रिजाइन करते वहाँ पर, आप कहते जी मैं ये पेश नहीं होता उनके सामने जाके। सो ये सारा विक्टिम कार्ड जो है, आपने जरदारी साहब को भी सुना होगा, बिलावल साहब भी खेलते हैं, फिर इसके बाद इमरान खान साहब भी अपनी वालदा की बीमारी को लेके वो भी उस पर बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग सेंसिटिव हैं। उन्हें पता है जो लोग, वही पसंद वाली बात है, कुछ हमारा वोट बैंक है, वो बैठेगा, रोएगा, आंसू बहाएगा, और आपकी हमदर्दी में वो बैठ के ये सारी चीज़ें करें। कुछ सारे लोग पाकिस्तान में अब नोट करें, सबसे ज़्यादा कोई तकरीर ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कोई ना कोई हवाला अपने पर्सनल अपनी सफरिंग का नहीं देंगे। अब इसमें पूछा जा सकता है कि ये चॉइसेस हैं आपकी, मतलब मेरा चॉइस है कि मैं उसमें जर्नलिस्ट हूँ। मुझे आप लोगों ने थोड़ा क्या है इन्विटेशन दी थी कि हाँ जी रऊफ साहब सहाफ़ी बने, व्लॉगर बने, जर्नलिस्ट। नो, मेरा चॉइस है।
तो अगर मुझे इसमें सफरिंग प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मुझे उनका आगे को रोज़ रोना धोना नहीं करना चाहिए आपके साथ बैठ कर, ये हो गया वो हो गया फलान हो गया, फिर फेस करूँ। तो सेम गोज़ फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल, कि आप लोगों के साथ अगर ये हुई हैं, आपने एक दूसरे के साथ की है ना, ये तो ज़रा जहन में रखें ना कि उन्होंने भुट्टो फैमिली के साथ नवाज इन्होंने की थी, जवाहर हक ने की थी, नवाज शरीफ साहब उनके साथ खड़े थे, उनके वज़ीर आला थे, तो आपने उसके साथ दिया ना, भुट्टो फैमिली के खिलाफ आपने दिया, यू आर पार्ट ऑफ इट। फिर जब आप आगे वज़ीर आज़म बने, आपने भी बेनज़ीर भुट्टो और उनके लिए उस जरदारी के खिलाफ कार्रवाई की। सेम जब बेनज़ीर उनकी बारी लगी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, उन्होंने आपके खिलाफ कार्रवाई की, आपके जहाज़ वगैरह रोक लिए गए थे जब पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, जोनाथन पता नहीं क्या नाम था उसका। सो कार्रवाई तो आप एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। फिर हमने देखा कि उसके बाद ये जो आए थे इस पर, ये नवाज शरीफ साहब बने तो इन्होंने भी केसेस मुकदमे किए। फिर इमरान खान साहब की बारी लग गई, अच्छा आपने भी इमरान खान पे केसेस किए थे, जमैमा पे किए, इनकी सास पे किए थे, मिसेस गोल्ड स्मिथ पे किए थे, टैलों की चोरी का आपने भी इन पे खान साहब पे पर्चे किए। खान साहब की बारी लग गई तो उन्होंने आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाके उन्होंने उसमें अदालतों में भी गए, पनामा पे उन्होंने सजाएँ भी करवाई, डिस्क्वालीफाई भी करवाया, और अपने दौर में नैब के ज़रिए उन्होंने तमाम तकरीबन पूरी की पूरी नवाज लीग जो है वो जेल में थी, लीडर इनके जेल में थी। सो ये काम तो आप एक दूसरे के खिलाफ खुद करते रहे हैं। फिर उसके बाद विक्टिम भी बनते हैं, वो कहते हैं मेरे खिलाफ उसने किया, वो कहते उसको किया। तो फिर ब्रॉडर सेंस में आप लोग को बैठ के अपनी को अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते थे कि हमने कैसे करना है। प्लस जब आप पॉलिटिक्स को यूज़ करेंगे बिजनेस अपने प्रमोट करने के लिए तो प्रॉब्लम होंगे फिर आपके लिए, वो सब के लिए होंगे। ये इसीलिए तो मतलब नवाज शरीफ साहब इतनी जेल में जाने के बावजूद, एग्जाइल में, मतलब दहशतगर्द करार देने में, गोलियां खा लेंगे, फांसियां लग जाएंगे, असैसिनेट हो जाएंगे, फैमिलीज़ की सफरिंग मिजरीज देखें, किस लिए कि हमने बादशाह बनना है। फिर बादशाह बनना है तो हिंदुस्तान की तरीक है, फिर बादशाह बनने के लिए तो यहाँ पे लोगों के सर जाते थे, जंगें होती थी, तलवारें चलती होती थी। तो आप लोगों को बेनिफिट्स हैं इसमें, आपकी नस्लें सुधरती हैं, आपके बच्चे हुक्मरान बनते हैं। जैसे उन्होंने नुसरत भुट्टो साहब ने कहा था कि भुट्टोज आर बॉर्न टू बी रूलर, उन्होंने कहा हुआ है। तो ऐसे अब शरीफ कहते हैं कि वी आर बॉर्न टू बी रूलर। इमरान खान साहब भी अपना यही समझते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे ताहयात वज़ीर आज़म बना दिया जाए, अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो फिर मुल्क नहीं चल सकते। तो ये तो सब लोगों में आपके मसला है। जब आपके 5 बिरादरों में जदादें आएंगी, जब आपके बहुत सारे अकाउंट्स आएंगे, फिर आप मतलब प्राइम मिनिस्टर हो कि आपका बहर वहाँ पे वो आएगा, मतलब अकामा आएगा सामने, ये मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी जाती है। आप कहते करप्शन पे नहीं हुआ, मुझे मान लिया जी आप बिल्कुल क्लीन आदमी। 3 तकरीरें, तीनों तकरीरें एक दूसरे से मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं मिलती। एक टीवी पे की, एक पार्लियामेंट में की, एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा, तीनों को उठा के देख लें। एक प्राइम मिनिस्टर को मतलब एक बात तो करनी चाहिए ना। दुबई में आप नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उन्हें अकामे लिए हैं, तो ये पाकिस्तान की बड़ी फ़ख्र की बात है। हाँ जी, ये तो कोई मसला ही नहीं है, और उस कंसल्टेंसी के पैसे ले रहे हूँ। सो आप लोग अपना कंडक्ट भी तो देखें। जब बिजनेस करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, बच्चों को अपने साथ रखेंगे, ट्रिप में रखेंगे, टूर्स में रखेंगे, उनके बिजनेस ये कारोबारी मीटिंग में बुलाएंगे और उनको कंट्रैक्ट मिलेंगे। जैसे अभी उनको मरियम नवाज साहबा कहा था कि दामाद के लिए वो कह रही थी कि हमें इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट करनी, तो फिर तो वो डाउट्स आएंगे। बाकी ये मज़े हैं, चस्के हैं। मियाँ साहब जब अब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन भी गए तो क्या हो जाएगा? ये 3 दफ़ा बने थे, क्या हुआ? मैं शर्त क्या तो मियाँ साहब को दोबारा बनाए, ये साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद फिर लड़ाई होगी और फिर जेल बैठे होंगे, फिर जेल में बैठे होंगे। ये मेरा क्लिप आप इस पर रख लें। ये खुद मुल्क में थे जब तीसरे वज़ीर आज़म ने 100 से ज़्यादा विजिट्स किए इन्होंने। 1 साल पूरा पाकिस्तान से बह रहे हैं, दौरों पे रहे हैं। उस 25 तो उनके लंदन के दौर हैं, तो उस वक्त इंटरेस्ट नहीं लेते। मियाँ साहब 8-8 महीने उसमें नहीं जाते थे, पार्लियामेंट नहीं जाते थे, कैबिनेट की 6-6 महीने मीटिंग्स नहीं होती थी। सेनेट में एक दफ़ा गए थे, वो भी रज़ा रब्बानी साहब ने लॉ चेंज करवाया था। तो फिर आप किस चीज़ के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहते? बैरून मुल्क दौरे करते हैं, हर वक्त बैरून मुल्क रहते, पार्लियामेंट आप नहीं जाते, सेनेट आप नहीं जाते, कैबिनेट के इजलास आप नहीं बुलाते, और उसके बाद पूरी हुकूमत जो है वो ठेके पे दे दे के सेपरेट करके साग डार साहब 85 के पता नहीं 50 कमेटीज़ के वो थे, सरबराह थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे आपको पता मरी का देखें 50-60 करोड़ रुपए की रेनोवेशन पे लगा के आप लोग खुद रह रहे थे। फिर आपकी सिक्योरिटी पे देखें, वहाँ पे अच्छे खासे 10-12 बिलियन रुपये सिक्योरिटी रेवेन्यू के हवाले से। फिर आपने 40 करोड़ की गाड़ियाँ ले ली, वहाँ पे लग्जरीज गाड़ियाँ देखी जो फिर बांटी गई आपस में। सो ये वो चस्के हैं, ये वो चस्के हैं जो आपको ये मजबूर कर देते हैं कि आप लोग तन मन धन लगा दें, जान लगा दें। सो पर्सनली सफरिंग है, बिल्कुल है, दुनिया भर में होती हैं, मानते हैं, लेकिन ये चॉइसेस हैं। इमरान खान साहब को चॉइस है, वो इसमें पॉलिटिक्स में अगर मुश्किलें देख रहे हैं, तकलीफ़ें देख रहे हैं। ये जरदारी साहब का चॉइस है, ये इनका नवाज शरीफ ये हो गए, इसके बाद जरदारी साहब हो गए, जो भी हैं शरीफ फैमिली हो, आपके चॉइसेस हैं। क्योंकि इक़्तिदार का नशा, लोगों पे हुक्मरानी करने का नशा है ना, इसका कोई वो नहीं है।
इसका कोई जवाब नहीं है कि अपने जैसे इंसानों पे हुक्मरानी करना, इसलिए तो लोग जाने देते हैं इसके लिए। सो ये कहना कि मुश्किलात आती हैं तो फिर मुश्किलात तो आएंगी, बिजनेस होंगे, कारोबार होंगे, प्रॉफिट होगा, टैक्स पेयर्स की मनी पे होंगे, फिर आप कहते हैं जवाब तलबी भी ना हो, कोई आपसे पूछे भी ना, फिर वही लोग हैं जिनको आप अपॉइंट करते हैं, जिनके साथ खुफिया मीटिंग्स करते हैं, फिर उनकी अच्छी खासी स्क्रूटनी करते हैं चीफ लगाने के लिए, वो कोई भी हर जगह अपना बंदा होने के चक्कर में हर जगह ये प्रॉब्लम आते हैं। सो मियाँ साहब की उनकी पर्सनल चॉइसेस पे मेरी पूरी सिंपथीज उनके साथ हैं, जो उन्होंने आज बताई हैं। डेफिनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग वो भी इंसान है, उनके साथ अगेन बहुत कुछ गलत भी हुआ होगा, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर फिर आप देखें कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मुल्क को चलाने में। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल मतलब 400 दिन तो मुल्क से बाहर थे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्लियामेंट आप नहीं जाते थे, कैबिनेट आप नहीं जाते थे, सेनेट आप नहीं जाते थे, सारे दौरे करते थे, आप फिर भी आएंगे, आप यही कुछ करेंगे। सो आपकी ठीक है, वो लोगों को यहाँ पे रोने धोने वाला हमारा ज़्यादा काम है, किसी भी बड़े आदमी को मुश्किल में देखेंगे हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे, और हमारी लीडरशिप इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है। आप लोगों के अच्छे दिल को, आप लोगों की सिंपथीज लेंगे, आप लोगों को जज्बाती करेंगे, अपने ज़ाती मसाइल बताएंगे, अपना सारा कुछ करेंगे, और आप लोग रो धोगे। फिर अल्टीमेटली बात वही है, मर्जी का लुटेरा चाहिए, जहाँ 3-4 हिस्सों में बटे हुए 3-4 लुटेरे फेर रहे हैं मार्केट में, और उन्होंने गिरोह में आप लोगों को तकसीम कर दिया है, हर एक को अपनी पसंद का चाहिए, उस पर बात करें सारे नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उनके हामी हैं मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे, जो मुखालिफ हैं वो यही इसी तरह की बातें करेंगे। आप लोग जब तक पैसे कमाने की हवा से नहीं निकलेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि अल्लाह ने 22 करोड़ लोगों में से एक बंदे को बादशाह बनाया है, वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला काम है, रिस्पेक्ट वाला काम है, और पैसा हमने नहीं बनाना, हमने मुल्क बनाना है, लोग बनाने, लोगों के बच्चों की हमने ख्याल करनी, अपने को नहीं करनी, अपने बच्चों की करेंगे, सारी अपनी फैमिलीज़ को करेंगे, तो फिर ये कुछ रिजल्ट होगा। बहरहाल मेरा ये ख्याल है, आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप लोगों को अपनी मिजरीज़ की कहानियाँ सुना के, अपने अपने दुखों की कहानियाँ सुना के, जब गवर्नेंस का टाइम आता है, चीज़ों का टाइम आता है, कितने स्कैंडल इमरान खान साहब के दौर के देख लें, जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब को, और कोई भी नहीं मानने को तैयार, आप भी मानने को तैयार, उल्टा आप हमारे पे पड़ जाते हैं कि जनाब आप इतने अच्छे लोग हैं, नेक इंसान हैं, आप इतने नेक इंसानों पर क्यों धूल उड़ाते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है वो आपकी कमज़ोरी जानते हैं, वो इमरान खान साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहब आते हैं, बिलावल भी यही करता है, या अब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब भी अपनी अपनी मिजरीज, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। फिर क्विट क्यों नहीं कर देते? अगर ये इतना मुश्किल काम है पॉलिटिक्स, फिर क्विट कर दें। वो ये क्विट भी नहीं करना, वजह मैंने आपको बता दी है, इक़्तिदार का नशा है, नस्लें सुधर जाती हैं यहाँ पे, खाते पीते कौन करता है ऐसा, इसलिए तो मरने मराने पे तुले हुए हैं, मुश्किलें देखेंगे। आम आदमी आप और मेरे जैसे तो कब का वो अगर ये होते ही, इसलिए हम सियासतदान नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, अपनी अपनी पर्सनल मिजरीज बैठ कर शेयर नहीं करते। बहरहाल आप लोग डटे रहें और अपनी अपनी मर्जी के जो लुटेरे हैं उनको बाद सपोर्ट भी करते रहें और उनको वोट भी डालते रहें, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क का, ये चलता रहेगा।